दिल्ली की सियासत में एक और बड़ा कानूनी मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला उठाया है और अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीरता से सुनवाई शुरू कर दी है। दरअसल दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संदीप दीक्षित ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी शिकायत खारिज कर दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर आप नेताओं आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को 4 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल ये है कि यह मामला आखिर है क्या। तो बता दें कि साल 2024 के चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 दिसंबर 2024 को हुई थी, जिसमें आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए हैं और गुपचुप तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर आपको हराने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को संदीप दीक्षित ने पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद बताया था। उनका कहना है कि इन बयानों ने न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, बल्कि चुनाव के दौरान उनकी छवि खराब करने और चुनावी नुकसान पहुंचाने की साजिश भी रची गई। ऐसे में दर्शकों, अब जरा कानूनी पहलू समझते हैं। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को इस मामले पर फैसला सुनाया था और संदीप दीक्षित की याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत का कहना था कि यह बयान चुनावी माहौल का हिस्सा है और इन्हें चुनावी आरोप प्रत्यारोप के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत मानहानि के दायरे में। लेकिन संदीप दीक्षित इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ये आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि व्यक्तिगत हमले थे। तो वही दर्शकों, दिल्ली हाईकोर्ट में उनके वकील ने दलील दी कि जिस अंदाज में आरोप लगाए गए वह सीधे सीधे उनके मुवक्किल को टारगेट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और मनगढ़ंत थे और इसका सीधा असर संदीप दीक्षित की इमेज और चुनावी प्रदर्शन पर पड़ा। ऐसे में दर्शकों, इसी को मानहानि का आधार बताते हुए अब हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और आप नेताओं से जवाब मांगा है। ऐसे में अब बात करते हैं राजनीतिक मायने की। बता दें कि दिल्ली की राजनीति हमेशा से गर्म रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ तीखे तेवर अपनाते रहे, लेकिन इस बार मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया है। एक तरफ आप नेताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप आम बात है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित इसे व्यक्तिगत हमले बताते हुए मानहानि करार दे रहे हैं। दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। उस समय आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कोशिशें भी चल रही थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर ने दोनों पार्टियों के रिश्तों को और भी खट्टा कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर हाईकोर्ट इस मामले को गंभीर मानते हुए आगे बढ़ाता है तो क्या आतिशी और संजय सिंह को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर यह मामला भी सिर्फ चुनावी बयानबाजी के दायरे तक सिमट जाएगा। बता दें कि अदालत ने साफ कहा है कि 4 दिसंबर तक दोनों आप नेताओं को अपना पक्ष रखना होगा, यानी इस साल के अंत तक इस केस में एक नई हलचल देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तल्खियां अब केवल चुनावी मंच तक सीमित नहीं रही बल्कि अदालत तक जा पहुंची है। आगे देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस मामले को कैसे लेता है और क्या संदीप दीक्षित को मानहानि के इस केस में राहत मिलेगी या फिर आप नेताओं को बड़ी राहत मिल जाएगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने आज पटना के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर बरसे विपक्ष पर। खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को उन्होंने बुरी तरह निशाने पर लिया। दर्शकों, जानकारी दे कि अजय आलोक ने राहुल गांधी को नकली गांधी, उधार के गांधी और यहाँ तक कि गैंडी कह दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का असली नाम दरअसल गैंडी है, क्योंकि उनके दादा फिरोज जहांगीर गांधी थे। आलोक ने व्यंग करते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति अपना असली नाम तक लिखने में शर्म करे तो समझ लेना चाहिए कि उसके कर्म भी जनता से छिपे हुए हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि अजय आलोक ने विपक्षी गठबंधन पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में जनता को गुमराह करने में लगे हैं। उन्होंने दोनों को शुभ और निशुंभ तक करार दिया। भाजपा प्रवक्ता का कहना था कि संसद के सत्र के दौरान राहुल गांधी और विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयानबाजी करते हैं और यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रश्न खड़े करते हैं।
अजय आलोक ने कहा है कि यह पाकिस्तान और बांग्लादेश की भाषा बोल रहे हैं, क्या ये देश हित में है। उन्होंने व्यंग करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा और ये भी कहा है कि ये 56 साल के अवयस्क बालक है, इनके विचार और बयान बचकाने हैं। अगले 4 साल में ये वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हो जाएंगे। बिहार सरकार ने पेंशन की राशि 1500 रुपये कर दी है, चाहे तो आवेदन कर दे। यानी राहुल गांधी की हर गतिविधि पर भाजपा ने सवाल उठाए और उन्हें बचकाना करार दिया। तो वही दर्शकों, भीड़ जुटने के मुद्दे पर भी अजय आलोक ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 1979 से ही राजनीति के हाशिए पर चली गई है और अब वो पैसे देकर भीड़ इकट्ठा करती है, लेकिन वह भीड़ बाद में कहती है कि हम तो सिर्फ देखने आए थे। आलोक ने राहुल गांधी की तुलना सर्कस के जोकर से की और कहा, जैसे लोग सर्कस में जोकर को देखने आते हैं, वैसे ही राहुल गांधी को देखने भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन जोकर को देखकर लोग सर्कस को भगवान नहीं मान लेते। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने बिहार के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने किसानों की बिजली समस्या और SIR पर सवाल उठाए, साथ ही BLO द्वारा गड़बड़ी की शिकायतों पर कहा कि करेक्टर कंप्लेंट होनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय राजनीति पर बोलते हुए आनंद मिश्रा का जिक्र किया और कहा, आने वालों के लिए और जाने वालों के लिए हमारा मानना साफ है, आई तो लक्ष्मी गई तो बला, स्वागत है जो भी आ रहे हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महात्मा गांधी का नाम लेकर भी भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सच्चे गांधी तो चले गए, जिनके आदर्शों पर बिहार की आत्मा बसती है, लेकिन कांग्रेस आज भी उदार के गांधी के पीछे चल रही है। जनता धीरे धीरे समझने लगी है कि ये कभी गांधी नहीं थे बल्कि गैंडी थे। यानी भाजपा ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को वे महात्मा गांधी की विरासत का हकदार नहीं मानते। ऐसे में दर्शकों, अब साफ है कि बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं के साथ बैठकों में व्यस्त है, तो दूसरी ओर भाजपा के नेता उन्हें घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। ऐसे में अजय आलोक के तीखे बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। राहुल गांधी को लेकर भाजपा का हमला सिर्फ नाम या छवि पर ही नहीं है, बल्कि उनके विचारों और कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा करता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी और महागठबंधन इन बयानों का क्या जवाब देंगे। क्या राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे से महागठबंधन को बढ़त मिलेगी या भाजपा के ऐसे वार विपक्ष को बचाव की मुद्रा में ले जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी ज़्यादा गरमाने वाली है। विपक्षी महागठबंधन के निशाने पर भाजपा है और भाजपा के निशाने पर सीधे सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तो देखना होगा कि जनता किसकी भाषा और किसकी राजनीति पर भरोसा करती है, भाजपा की आक्रामक शैली पर या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वादों पर। तो दर्शकों, यही थी बड़ी खबर। देखते रहिए MDR न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, इस समय मुंबई की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से ठाकरे बंधुओं यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एकजुटता की चर्चाएं जोरों पर थी। दोनों गुटों की तरफ से मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी और इसे उनकी नई राजनीतिक दोस्ती का पहला टेस्ट माना जा रहा था। लेकिन 18 अगस्त को हुए बेस्ट एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चुनाव के नतीजे ने सबको चौंका दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि मंगलवार की आधी रात को आए रिजल्ट ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। इस चुनाव में ठाकरे बंधुओं के उत्कर्ष पैनल और महायुति के सहकार समृद्धि पैनल के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद थी, लेकिन सभी अनुमान धरे रह गए और शशांक राव पैनल ने इतिहास रच दिया। 14 सीटें जीतकर शशांक राव पैनल ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि पूरे चुनाव समीकरण को ही बदल डाला। वही महायुति को 7 सीटों पर सिमटना पड़ा और ठाकरे बंधुओं का उत्कर्ष पैनल उसे एक भी सीट नहीं मिल सकी। यानी दर्शकों, इस बार का चुनाव परिणाम ठाकरे बंधुओं के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। आपको बता दें कि पहले रुझानों में महायुति को 9 सीटों पर बढ़त दिख रही थी, लेकिन आधी रात को दोबारा हुई मतगणना ने नतीजे पलट गए। शशांक राव पैनल के 2 और उम्मीदवार विजयी हो गए और पैनल की सीटें 12 से बढ़कर 14 हो गई। इस तरह 9 साल से बेस्ट पतपेड़ी पर ठाकरे गुट का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे में दर्शकों, अब राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह चुनाव ठाकरे बंधुओं की नई एकजुटता का लिटमस टेस्ट था, लेकिन नतीजा साफ है। मतदाताओं ने ठाकरे गुट को पूरी तरह नकार दिया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए यह हार बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि लगातार हार का असर भविष्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल उठता है कि आखिर शशांक राव पैनल इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज कर पाया। बता दें कि सालों से मजदूर संगठनों के साथ जुड़ाव, आंदोलनों में सक्रिय भूमिका
बेस्ट कर्मचारियों के मुद्दों को लगातार उठाना, इन सब कारणों ने मतदाताओं को प्रभावित किया और करीब 15,000 वोटर्स ने ठाकरे गुट और महायुति दोनों को नकार कर शशांक राव पैनल को समर्थन दे दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि शशांक राव पैनल ने 14 सीटें जीती, जिसमें अंबेडकर मिलिंद शामराव, आमरे संजय तुकाराम, जाधव प्रकाश प्रताप, जाधव शिवाजी विठ्ठलराव, अम्मूडकर शशिकांत शांताराम, खरमाटे शिवाजी विश्वनाथ, भिसे उज्ज्वल मधुकर, धेंडे मधुसूदन विठ्ठल, कोरे नितीन गजानन, किरत संदीप अशोक, डोंगरे भाग्यश्री रतन, महिला आरक्षित, डोंगरे प्रभाकर खंडू, SC ST, इसके साथ ही चांगन किरण राव साहेब, भटक्या विमुक्त जाति और शिंदे दत्तात्रेय बाबूराव OBC, इन सभी ने शशांक राव पैनल की ओर से बड़ी जीत हासिल की। तो वही दूसरी ओर देखें तो महायुति पैनल ने 7 सीटें जीती, जिसमें रामचंद्र बागवे, संतोष बेंद्रे, संतोष चतुर, राजेंद्र गोरे, विजय कुमार कानड़े, रोहित केनी, महिला आरक्षित और रोहिणी बाई। ऐसे में दर्शकों, अब समझने वाली बात यह है कि इस चुनाव का असर सिर्फ बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी तक सीमित नहीं रहेगा। इसे मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य का ट्रेलर भी माना जा रहा है, जहां ठाकरे बंधुओं के लिए यह हार आत्ममंथन का विषय है। वही बीजेपी और शिंदे गुट को भी सोचना होगा कि आखिर मजदूरों का भरोसा क्यों नहीं जीत पाई। ऐसे में एक बात तो साफ है, मतदाता अब केवल नाम और बड़े चेहरों से प्रभावित नहीं होते, वे मुद्दों को देखकर फैसला लेते हैं और इस बार मुद्दों पर सबसे मजबूत शशांक राव पैनल ही निकला। तो ऐसे में दर्शकों, ठाकरे बंधु की एकजुटता का पहला टेस्ट असफल रहा। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में वे अपनी रणनीति कैसे बदलते हैं और मजदूर वर्ग का खोया हुआ भरोसा कैसे वापस जीतते हैं। फिलहाल बेस्ट पतपेड़ी चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि मुंबई की राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं और आगे का सफर ठाकरे बंधुओं के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। अब दर्शकों, ये देखना होगा कि क्या आने वाले BMC चुनाव में दोनों ठाकरे बंधु एक साथ लड़ते हैं या फिर कुछ अलग देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दर्शकों, आज की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। मामला है वोट चोरी के आरोपों का, जिस पर अब सियासत और भी गर्मा गई है। JP नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो रिपोस्ट किया है और इसी वीडियो को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने अपने कैप्शन में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा, खड़ा हूँ आज भी वही, जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया और मैंने अपना मजाक बनवाया, खड़ा हूँ आज भी वही। यानी साफ है, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें एक स्क्रिप्टेड PR स्टंट करार दिया। ऐसे में दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या, जिसे लेकर इतना विवाद बढ़ा। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर है। इसी यात्रा के दौरान एक महिला उनके सामने आई और उसने शिकायत की कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR के तहत उनके परिवार के कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लेकिन दर्शकों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। वीडियो के अगले हिस्से में वही महिला यह कहती दिखती है कि मुझे कहा गया था कि राहुल गांधी के सामने जाकर बोलो कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यानी बीजेपी अब इसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा और स्क्रिप्टेड PR बता रही है। आपको बता दें कि JP नड्डा ने इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए सीधे सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नड्डा के मुताबिक विपक्ष ने वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दों को भी एक PR एक्टिविटी बना दिया है। ऐसे में दर्शकों, अब जरा देखते हैं वीडियो का ओरिजिनल कैप्शन। तो उसमें साफ लिखा गया है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे अब एक PR संकट में बदल गए हैं। पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत देने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम मांगा और अब जनता खुद उन्हें हर जगह बेनकाब कर रही है। यानी बीजेपी का दावा है कि विपक्ष का यह पूरा ड्रामा जनता और सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो चुका है। तो वही दर्शकों, कैप्शन में आगे ये भी कहा गया है कि यह एक स्क्रिप्टेड PR था। हमें यात्रा के दौरान वोट चोरी की बातें कहने को कहा गया, लेकिन असलियत में हमारे नाम मतदाता सूची में मौजूद है। राहुल गांधी की ओर से अगली माफी अब बस आने ही वाली है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से लगातार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने इन मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर यात्रा शुरू की।
और जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश भी की, लेकिन चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो सबूत भी पेश करे। महज एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाकर बड़े आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और कांग्रेस को इस मामले में 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। यानी अब गेंद पूरी तरह कांग्रेस के पाले में है। या तो वे सबूत पेश करे या फिर अपने आरोपों से पीछे हटे। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक हलकों में अब इस पूरे घटनाक्रम के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी जहां राहुल गांधी को झूठा और बेनकाब बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश है और चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। वही दर्शकों, जेपी नड्डा का यह तंज विपक्ष पर एक और बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि नड्डा ने सिर्फ कांग्रेस की विश्वसनीयता पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर अब सियासत और भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि यह सब महज एक स्क्रिप्टेड पीआर था, जबकि कांग्रेस इसे जनसमर्थन की आवाज बता रही है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग के अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी क्या सबूत पेश करते हैं, और क्या यह विवाद यही थमता है या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए MDR न्यूज के साथ। नमस्कार दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर संसद से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया है। जी हां, ये वही बिल है जिसे लेकर विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है। इस विधेयक में साफ तौर पर प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 30 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देता तो स्वतः ही उसका इस्तीफा माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह बिल राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाने वाला है, और क्या इस बिल से कई मुख्यमंत्रियों और नेताओं की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला कर रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना UBT के वरिष्ठ सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, मोदी शाह ने संसद में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने का बिल पेश किया है। खबर है कि नायडू और नीतीश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। मोदी सरकार को चिंता है कि वे समर्थन वापस ले सकते हैं। यानी संजय राउत का इशारा साफ है कि NDA के सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ गई है और ये बिल राजनीतिक समीकरणों को हिला सकता है। ऐसे में दर्शकों, अब जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी अगर गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है तो उसे 30 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो स्वतः ही 30वें दिन उसका इस्तीफा मान लिया जाएगा। यानी ये कानून साफ तौर पर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पद पर बैठे व्यक्ति पर आपराधिक मामलों का दबाव रहते हुए सत्ता में बना न रहे। फिलहाल इस बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है और अब अगली बैठक में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। राउत का कहना है कि NDA को अपने बहुमत पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह विपक्षी नेताओं से संपर्क कर रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन उम्मीदवार है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज B सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। ऐसे में संजय राउत ने CP राधाकृष्णन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निर्देशालय ने राजभवन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त उन्होंने संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने ED से नहीं कहा कि वे जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यानी संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि राधाकृष्णन विपक्ष के निशाने पर पहले से ही रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि इस बिल के आने के बाद क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री और भी जवाबदेह होंगे, या फिर यह विपक्षी दलों को डराने का हथियार साबित होगा। क्योंकि विपक्ष का मानना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं को फंसाया जा रहा है और ऐसे में 30 दिन की अनिवार्यता सीधे राजनीतिक अस्थिरता पैदा करेगी।
दूसरी तरफ मोदी सरकार का तर्क है कि यह कानून भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त नेताओं को सत्ता से बाहर रखने के लिए जरूरी है। तो दर्शकों, अब समझने वाली बात यह है कि संसद से लेकर सोशल मीडिया तक इस बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या यह विधेयक आसानी से पारित हो पाएगा या फिर विपक्ष की एकजुटता इसे रोक लेगी, और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष और सत्ता पक्ष की यह जंग और कितनी तेज होगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है कि संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और उपराष्ट्रपति चुनाव दोनों ही भारतीय राजनीति में नए समीकरण गढ़ने वाले हैं। तो दर्शकों, यही थी आज की सबसे बड़ी खबर। आप बने रहिए MDR न्यूज के साथ। नमस्कार दर्शकों, उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया है और NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को समर्थन देने की अपील की है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी NDA के पाले में जाएगी या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ खड़ी रहेगी। आइए इस पूरी राजनीतिक हलचल को विस्तार से समझते हैं। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं दोनों उम्मीदवारों की। बता दें कि NDA ने तमिलनाडु से BJP के वरिष्ठ नेता और RSS पृष्ठभूमि वाले CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राधाकृष्णन ने 20 अगस्त को नामांकन दाखिल कर लिया। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज B सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। उन्होंने गुरुवार 21 अगस्त को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब मुकाबला सीधा सीधा NDA और इंडिया गठबंधन के बीच है और यह चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। लेकिन दर्शकों, यह एक दिलचस्प मोड़ है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि NDA का बहुमत भले ही सुरक्षित दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर अस्थिरता की आशंका है। ऐसे में शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर आपके पास बहुमत है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं से समर्थन मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यानी संजय राउत का सीधा इशारा इस ओर है कि NDA अपने ही सांसदों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ऐसे में अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT की। दर्शकों, राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस का फ़ोन कॉल महज औपचारिकता है या वाकई उद्धव से NDA को उम्मीद है, यह देखने वाली बात होगी। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ठाकरे को नहीं और भी कई नेताओं को फ़ोन किया होगा, यह उनका काम है। लेकिन दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत ने ये नहीं बताया कि उद्धव ठाकरे को फ़ोन कब किया गया। बता दें कि विपक्ष की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उनकी ताकत कम नहीं है। संजय राउत का कहना है, इंडिया गठबंधन की संख्यात्मक ताकत बहुत कम नहीं है। मतलब साफ है, भले ही NDA संसद में बहुमत का दावा करे, लेकिन विपक्ष इस बार मुकाबले को आसान नहीं होने देना चाहता। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे किस तरफ झुकेंगे। क्या वे NDA के साथ आकर अपने पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने का संकेत देंगे या फिर विपक्षी गठबंधन के साथ खड़े रहकर BJP और शिंदे गुट के खिलाफ अपनी सियासी लड़ाई को और तेज करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का हर कदम आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकता है, इसलिए उनका फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही सांसदों के वोट से होता हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। यह चुनाव बताता है कि किस खेमे की पकड़ संसद पर मजबूत है, और यह गठबंधन की साख और विपक्ष की एकजुटता की असली परीक्षा भी होती है। और इसके साथ ही सबसे अहम, यह भविष्य के चुनावी समीकरणों का रोड मैप तैयार कर देती है। तो दर्शकों, अब निगाहें 9 सितंबर पर टिकी है। NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन और विपक्षी उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी में कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, यह तो नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले नेताओं की सक्रियता, फ़ोन कॉल्स और समर्थन जुटाने की कवायद ही इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रही है। ऐसे में दर्शकों, क्या NDA अपने बहुमत पर खड़ा उतर पाएगा? क्या विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत का दमखम दिखा पाएगा? और क्या उद्धव ठाकरे का झुकाव इस बार राजनीति में कोई नया संकेत देगा? यह सब अब कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी बीच अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP ने भी अपनी तैयारियों की गति पकड़ ली है। बता दें कि मुंबई में पार्टी की प्रबंधन समिति की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसकी कमान पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने संभाली।
बीएमसी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद नवाब मलिक लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नवाब मलिक की सक्रियता से महायुति गठबंधन के भीतर मतभेद और गहराएंगे और क्या बीजेपी अपने पुराने रुख पर कायम रहेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तृत चर्चा। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई प्रदेश कार्यालय में अजित पवार गुट की एनसीपी की अहम बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता नवाब मलिक ने की, जिन्हें हाल ही में बीएमसी चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख बनाया गया है। ऐसे में बैठक में सेवा दल, महिला प्रकोष्ठ, विद्यार्थी, ओबीसी, सामाजिक न्याय, सहकार, असंगठित कामगार, हिंदी भाषी, अल्पसंख्यक और झोपड़पट्टी सेल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दरमियान नवाब मलिक ने सभी से चुनावी रणनीति पर चर्चा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि संगठन के हर स्तर पर बूथवार मजबूती सुनिश्चित करनी है। इस मौके पर मुंबई कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कांबले और शिवाजीराव नलावड़े, विधायक सना मलिक शेख, पूर्व विधायक जिशान सिद्दीकी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष भास्कर विचारे, प्रदेश प्रवक्ता संजय तटकरे और जिलाध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा बने। साफ था कि एनसीपी अजित पवार गुट अब बीएमसी चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। लेकिन दर्शकों, इस पूरी हलचल के बीच एक बड़ा सवाल भी है। नवाब मलिक की मौजूदगी और उनकी सक्रिय भूमिका पर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है। याद दिला दें कि दिसंबर 2023 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को पत्र लिखकर नवाब मलिक के महायुति गठबंधन में शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि मलिक पर देशद्रोह और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं ने भी साफ कर दिया था कि पार्टी नवाब मलिक के साथ खड़ी नहीं हो सकती। उस वक्त मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा था कि पार्टी उन लोगों के साथ चुनाव प्रचार नहीं करेगी जिन पर गंभीर आरोप है। तो वही महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी मलिक की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए उनके कथित अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का मुद्दा उठाया था। वही बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने तो नवाब मलिक को आतंकवादी तक कह डाला और एनसीपी पर देश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगामी निकाय चुनाव में सीट बंटवारे और प्रचार रणनीति में नवाब मलिक की भूमिका क्या होगी। महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, अजित पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नवाब मलिक की मौजूदगी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पेचीदगी बनी हुई है। बीजेपी का रुख साफ है कि वो मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। दूसरी तरफ अजित पवार ने उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी सौंपकर साफ संकेत दे दिया है कि मलिक संगठन के लिए अहम है और उनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में दर्शकों, बैठक में नवाब मलिक ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि संगठन की हर शाखा अब एक्टिव मोड में काम करेगी। महिला प्रकोष्ठ से लेकर ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तक सभी को लक्ष्य दिए गए हैं। झोपड़पट्टी और हिंदी भाषी मतदाताओं को साधने पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बीएमसी चुनाव में अल्पसंख्यक और झोपड़पट्टी इलाकों का वोट अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि अजित पवार की एनसीपी ने नवाब मलिक पर दाव लगाया है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी भले ही गठबंधन में हो, लेकिन नवाब मलिक को लेकर मतभेद गहरे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने पुराने रुख पर कायम रहती है या फिर सत्ता की मजबूरी में गठबंधन की राजनीति हावी होती है। ऐसे में मुंबई की नगर राजनीति में नवाब मलिक की भूमिका कितनी बड़ी होगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। फिलहाल वो संगठन को चुनावी मोड में लाने की कोशिश में जुटे हैं। नवाब मलिक की बढ़ती सक्रियता के बीच बीएमसी चुनाव का राजनीतिक माहौल और भी गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमडीआर न्यूज। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जो अपने ऊपर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद पूरे आत्मविश्वास और नई रणनीति के साथ जनता के बीच सामने आई है। दर्शकों, बता दें कि बुधवार यानी 20 अगस्त को दिल्ली के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर एक युवक ने हमला कर दिया था। हमलावर का नाम है सकारिया राजेश भाई खिमजी भाई, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को पकड़ लिया और उस पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन दर्शकों, हमले की इस घटना के अगले ही दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्विटर यानी अब एक्स पर अपनी तस्वीर साझा की
और बड़ा ऐलान किया है। रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि अब जनता से मुलाकात केवल मेरे घर या दफ्तर में ही नहीं बल्कि दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। दिल्ली की जनता के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा और इस मिशन का नाम होगा आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार। दोस्तों, आपको जानकारी दे कि हमले जैसी घटना के बाद अक्सर नेता सुरक्षा के घेरे में सिमट जाते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता ने जनता के और करीब आने का फैसला लिया है। यही नहीं, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी निजी जिंदगी का एक किस्सा भी साझा किया। रेखा गुप्ता ने लिखा है कि जब मैं कॉलेज में थी तो पापा ने मुझे कार चलाने के लिए दी थी। एक दिन मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं डर गई और फिर कभी कार चलाने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। तब पापा ने समझाया कि जिंदगी में दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन डर कर रुकना नहीं है, रास्ता चलना कभी नहीं छोड़ना है। ऐसे में दर्शकों, रेखा गुप्ता ने इस पर कहा है कि आज फिर वही सीख याद आ रही है। कल भले ही मुझ पर हमला हुआ हो, लेकिन दिल्ली वासियों के हक की लड़ाई मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा शरीर का हर कण और जीवन का हर क्षण दिल्ली के नाम है। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं की ताकत पर भी जोर दिया और कहा कि औरतें मुश्किलों से लड़ने की दोहरी ताकत लेकर पैदा होती है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए हर दिन कई इम्तिहान देने पड़ते हैं और वे खुद भी इसके लिए हमेशा तैयार है। दर्शकों, इसके साथ ही उन्होंने एक कविता की पंक्तियां भी साझा की, जिसमें साफ संदेश था कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, प्रलय जैसी परिस्थितियां क्यों न हो, उन्हें हंसते हंसते आग से गुजरना है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा की। रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब है कि 22 से 25 कमांडो हर वक्त 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री का पूरा मूवमेंट अब इसी सुरक्षा घेरे के बीच होगा। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि खुद रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा इंतजाम अपनी जगह है, लेकिन जनता से जुड़ाव पर कोई असर नहीं होगा। तो साफ है कि हमले के बाद दिल्ली की राजनीति और ज्यादा गर्म होगी। विपक्ष हमले के मुद्दे को उठाएगा, लेकिन फिलहाल रेखा गुप्ता ने अपने साहस और नए नारे से माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। उनका नारा है आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार, और ये संदेश साफ है कि अब हर विधानसभा में मुख्यमंत्री खुद जनता से मिलेगी, उनकी समस्याएं सुनेगी और समाधान का रास्ता ढूंढेगी। दोस्तों, आपको जानकारी दे कि राजनीति में हमले, विरोध और साजिशें नई बात नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद रेखा गुप्ता ने जिस तरह से जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की है, वह राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ है हमला और सुरक्षा का मुद्दा, तो दूसरी तरफ है एक महिला मुख्यमंत्री का हौसला, जो कह रही है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, दिल्ली की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का कितना असर दिखता है और जनता कितनी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेती है। फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।